दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आज मैं आपके लिए CGSI एग्ज़ाम 2022 के मैथ सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारे आज का पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो हमारी आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 5/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों 5/8 का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होगी जिसे 5/8 के साथ जोड़ने पर योगफल 0 आएगा। तो मान लीजिए योज्य प्रतिलोम है दोस्तों x, ठीक है। तो हम अगर x को 5/8 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, ठीक है। अब हमें योज्य प्रतिलोम अर्थात x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम जो 5/8 है वो x के साथ जुड़ा है, इसका हम पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये -5/8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा योज्य प्रतिलोम निकल गया दोस्तों -5/8। जो किसका योज्य प्रतिलोम है, ये है 5/8 का। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 5/8 में जोड़ेंगे -5/8, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब ये जो माइनस दिख रहा है ये वाला, ये खुल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5/8 हो जाएगा। अब इसको हम दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है बी वो हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 311 का घात है 51 गुणा में है 25 का घात 36। तो इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दिया है 311, इसके घात है 51, ठीक। अब गुणा में है 25, इसका घात दिया है 36। अब हम जानते हैं इकाई अंक निकालने के नियम के अनुसार कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में हो 0, 1, 5 और 6, इनमें से कोई भी एक अंक हो तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या फिर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसका जो घात है वो सम ही क्यों ना हो या फिर विषम ही क्यों ना हो। तो देखिए इन दोनों में क्या, देखिए इकाई अंक इसमें 1 है, जो 1 यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसका इकाई अंक है 5, यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, अर्थात इसमें जो है दोस्तों इकाई अंक चेंज नहीं होगा और वही रहेगा। तो देखिए पहले नंबर का इकाई अंक 1 हो जाएगा इसका। अब गुणा है, देखिए ये गुणा का निशान है तो गुणा का निशान कर दीजिए। अब 25 का इकाई अंक हो गया 5, ठीक है। अब अगर हम दोनों को गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 5। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 5, जो है इकाई अंक दिए हुए संख्याओं का, ठीक है, उसके गुणनफल का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 5। तो ऑप्शन सी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी 5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नंबर दिया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और y, ठीक है। इसको 8 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए y के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम विभाज्यता के नियम के अनुसार जानते हैं कि कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होती है, जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसके अंतिम 3 अंक जो हैं 5, 7 और y, ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं विभाजित करके। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 8 भाजक के रूप में और भाज्य के रूप में 5, 7 और y, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 8 सत्ते 56 होता है दोस्तों। तो देखिए 7 बार में 56 आया, 7 में से अगर हम 6 घटाएं तो 1 बचेगा और ये जो है कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर हमें कौन सी संख्या लाएँ या कौन सा अंक लाएँ कि जो है नंबर होने पर वो 8 से विभाजित हो जाए। तो देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए देखिए तो 4 है, अगर हम यहाँ 4 लिख दें, ठीक है, तो देखिए क्या 14 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, तो ये विभाजित नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये विभाजित नहीं होगा 8 से। तो हम ये ऑप्शन ए को नहीं ले सकते, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम ऑप्शन बी में क्या है, 5 है। तो अगर y के स्थान पर, यहाँ जो y है इसके स्थान पर हम अगर 5 ले लें तो हम यहाँ पर 5 उतार देंगे तो वो 15 हो जाएगा। तो क्या 8 से 15 विभाजित होता है? तो 15 जो है 8 से विभाजित नहीं होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। अब ऑप्शन सी पे जाएं जो है 8। तो अगर हम y की जगह 8 ले लें तो ये 18 हो जाएगा यहाँ पर, है ना।
यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो क्या 18 8 से पूरी तरीके से विभाजित है? तो ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है दोस्तों, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी पर जाएंगे जो है 6। तो अगर हम y के स्थान पर 6 ले लें तो देखिए 16 हो जाएगा, और 16 जो है वो 2 बार में 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से y के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर y के स्थान पर 6 अंक आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 50 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम 1 मीटर, देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस x मान लें, है ना, तो 50 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 50x हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 20 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ये 20x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमें इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए हम आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता चल गया, और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या है? 20 मीटर कपड़े के क्रय के मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो ये जो है लाभ हो रहा है दोस्तों कितना? 20x। तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है प्लस उसमें प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट जोड़ दीजिए। तो ये है 50x और ये है 20x, अर्थात 70x हमारा सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। अब इसमें हमें क्या याद करना है? अब इसमें हमें लाभ प्रतिशत याद करना है दोस्तों। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? ये होता है दोस्तों अपना सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, और बटे में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम गुणा कर देते हैं इसका 100 के साथ। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा? देखिए 70x में से अगर 50x घटा दे तो हमें प्राप्त होगा 20x, बटे में 50x है इधर, अब गुणा में है 100। ठीक, अब ये x कटा, ये x कटा। ठीक है, 50 दूने 100 हो गया, और 20 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 40%। तो इस प्रश्न का आंसर है 40%, अर्थात हमारा ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले हम जो है हमारे सामने 5, 6 और 8, इनका हम क्या निकालेंगे? इनका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने है 5, 6 और 8। ठीक है, अब 2 से पहले भाग करके देखेंगे तो 5 जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब 6 जो है 3 बार में कटेगा। ठीक है, और जो 8 है वो 4 बार में कटेगा। अब देखिए ये तीनों क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? इसका जो है फैक्टर्स निकल गए हमारे सामने, ये कुछ इस तरीके से। अब इसका जो एलसीएम है अर्थात लघुत्तम समापवर्ती कितना निकल गया? 5 दूने 10। ठीक है, 33 और 120 दोस्तों, 120 हमारा लघुत्तम समापवर्ती निकल गया। अब देखिए 120 में हम क्या करेंगे? जो शेषफल 3 है उसको जोड़ देंगे दोस्तों। तो 120 प्लस 3 कितना प्राप्त होता है हमें? 123। अर्थात यही है नंबर दोस्तों जिसे अगर हम 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होगा दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण BAC बराबर 60 अंश है, कोण AC बराबर 90 अंश है और कोण BED बराबर है 110 अंश। तब हमें कोण BDE का मान याद करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें ट्रायंगल जो दिया है दोस्तों AC और B पर फोकस कीजिए। तो इसमें देखिए ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। अब ये वाला एंगल हमको नहीं पता, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो जो ये एंगल हम उसको x मान लेते हैं दोस्तों।
ठीक है, तो ये x हो गया, प्लस ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री दोस्तों। तो इनका जो योगफल है वो हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाला जो एंगल है वो निकालना है, जो तीसरा एंगल है जो हमने x माना है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 और 60 अंश को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होता है 150 अंश, और 75 करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 180 में से 150 घटा दूँ तो हमें प्राप्त होगा 30 अंश, अर्थात x का वैल्यू हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 30 डिग्री। अर्थात ये जो एंगल है दोस्तों कोण B बराबर कितना मिल गया हमें, 30 डिग्री मिल गया दोस्तों, ये जो एंगल है। ठीक है, 30 डिग्री, गॉट इट। अब देखिए, अब हम फोकस करेंगे त्रिभुज BDE पर, त्रिभुज BDE पर। अब दोस्तों हम फोकस करेंगे त्रिभुज BDE पर। देखिए BD और E। अब देखिए यहाँ पर हमें कोण भी पता है, कोण E भी पता है, कोण D नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण D को मान लेते हैं y। ठीक है, कोण B देखिए यहाँ पर है 30 अंश, कोण E है दोस्तों 110 अंश और कोण D है वो है y। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, तो हम निकाल लेते हैं 180 अंश तीनों का योगफल। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो देखिए, अगर हम 30 और 110 को जोड़ें तो हमें प्राप्त होता है दोस्तों 140 अंश, 140 अंश। ठीक है, 140 अंश हमें प्राप्त हुआ इधर, और इधर है y और इधर है 180 अंश। अब y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम 140 घटा देंगे दोस्तों, तो हमें कितना मिल गया, 40 अंश प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी सही, 40 डिग्री, ये इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 2:3 में 2 संख्याएं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको प्रश्न में 2 संख्याएं अनुपात के रूप में दिया गया हो तो उन्हें किसी भी एक वेरिएबल के गुणांक के रूप में लिख लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं x है वो वेरिएबल, ठीक है, जिसके गुणांक के रूप में हम लिखेंगे 2 और 3 को। तो इससे हमें पहली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, हमारी पहली संख्या हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 3x। ठीक है, अब प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए। तो देखिए 2x में से 2 घटा देते हैं तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या हमारा 3x। ठीक है, इसमें हमको 2 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, तो क्या प्राप्त होता है, 1/2 अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब बराबर में इन दोनों का कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें प्राप्त होगा 3x + 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे और जो x वाले पद हैं उसको इधर ले आएंगे और बिना x वाले पद को इधर ले आएंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x - 3x हो जाएगा। जो यहाँ पर 3x है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, अगर पक्षांतर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है और इधर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -4 है और पक्षांतर के बाद चिन्ह चेंज हो जाता है, तो इधर आकर ये +4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4x में से 3x घटा दें तो हमें x प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और 2 और 4 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 6। अब हमें संख्याएँ ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 2x, अर्थात 2 गुणा x का वैल्यू रख दीजिए 6, तो कितना हो गया 12। अब दूसरी संख्या क्या है 3x, तो x का वैल्यू यहाँ पर भी रख दीजिए 6, तो क्या हो जाएगा ये 18। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाता है दोस्तों, हमें 30 प्राप्त हो जाता है। 12 और 18 होता है 30। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए 30, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे प्रश्न में दिया है
जो 400 आम का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो किसके बराबर है दोस्तों? तो वो है 320 आम के कॉस्ट प्राइस के, अर्थात क्रय मूल्य के। अगर इससे हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 320/400, अर्थात इसका तात्पर्य है कि सेलिंग प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य है दोस्तों 320, तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है 400। देख के ही इसमें हमको पता चल रहा है कि हानि हो रहा है, क्योंकि हम 400 में खरीद रहे हैं और 320 में बेच रहे हैं। तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों? देखिए, तो लॉस हमें हो रहा है 400 में से 320 घटा दीजिए, अर्थात 80 रुपये का हमें हानि हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हमको निकालना है हानि प्रतिशत अर्थात लॉस परसेंट। तो क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट होता है, लॉस जो होता है वो, ठीक है, और किसके ऊपर होता है लॉस? लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य पर। तो नीचे में क्रय मूल्य और गुणा में 100 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब 80 में से हम अगर 4 का भाग देंगे, 80 में 4 का भाग देंगे तो हमें 20 प्राप्त होता है दोस्तों। इस प्रकार हमें हानि प्रतिशत कितना प्राप्त हो गया? तो ये हमें 20% प्राप्त हो गया दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है, ये इसको हम जो रूट के फॉर्म में है इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, 248 है रूट में, फिर है 52 रूट में, फिर है 144, ये भी है, ये पूरे रूट में है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आप जानते हैं कि 144 का वर्गमूल होता है दोस्तों 12। ठीक है, तो हम 144 के जगह पहले तो इधर लिख लेते हैं 52 और 144 की जगह हम लिख सकते हैं 12 दोस्तों, 12 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए इधर क्या है, 248 है, इधर 52 और 12 को जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा रूट 64। ठीक है, अब देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है 8। ठीक है, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 लिख दिया हमने। अब देखिए अगर हम 248 और 8 को जोड़ ले तो हमें प्राप्त होता है दोस्तों 256। ठीक है, और 256 का वर्गमूल होता है दोस्तों 16। तो 16 है इस प्रश्न का आंसर। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनके महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त का क्रमशः 3 तथा 168 है। उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो अगर इस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों जहां योगफल दिया हो और एक महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त दिया हो दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमें तो इसमें दो संख्याएं नहीं दी गई हैं, केवल उनका योगफल दिया गया है। तो हमें सबसे पहले जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है उनका गुणा कर लेना है दोस्तों। उनका क्या करना है, हमको गुणा कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम है देखिए 168, एचसीएफ है देखिए 3, तो इन दोनों का गुणनफल होता है दोस्तों 504। ठीक है, अब दोनों का हमको गुणनफल मिल गया 504। अब इस 504 का हमको फैक्टर्स निकालने हैं, हमको इसके फैक्टर्स निकालने हैं दोस्तों। तो देखिए इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 504, तो 2 से देखिए भाग दूँ तो ये 2 दूने 4, 1 बचा 2 पंच 10 और 2 दूने 4। ठीक है, फिर इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 छक्के 12। ठीक, अब 126 को हम फिर से 2 से देखेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 63 जो है वो 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 21 जो है फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। अब ये 7 एक बार में चला गया। अर्थात हमें 504 के फैक्टर्स क्या क्या मिले दोस्तों? तो हमें मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 7 है लास्ट में, 7 है। देखिए हमें इसके टोटल 3 और 3 6 फैक्टर्स मिल गए दोस्तों। ठीक है, ये 3 और 3 फैक्टर्स मिल गए। अब हमें जो फैक्टर्स मिले हैं उनको दो नंबर्स में अरेंज करना है जिनका गुणनफल 504 होना चाहिए और उनको योग करने पर हमें 45 प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। तो अगर देखिए मैं इन
इन चारों का और इन दो नंबर्स का गुणा कर लूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 या 24, 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये 3 सत्ते 21, देखिए 2 नंबर्स मुझे मिल गए। तो अगर मैं 24 और 21 को जोड़ दूँ, जो मुझे ये 2 नंबर्स मिले हैं, तो मुझे 45 प्राप्त होता है दोस्तों। अर्थात ये जो है हमारे प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि वो 2 नंबर्स है दोस्तों 24 और 21, 24 और 21 वो 2 नंबर्स हैं। अब हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है दोस्तों। 2 नंबर हमें मिल गए, ठीक है। तो 1/24 और 1/21, 24 का व्युत्क्रम होता है दोस्तों 1/24 और 21 का व्युत्क्रम होता है 1/21। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 21 + 24/504। अब 21 और 24 को जोड़ने पर प्राप्त होता है दोस्तों 45 बटे में है 504। अब इन दोनों को और सॉल्व कर लूँ तो मुझे प्राप्त होगा दोस्तों, ऊपर में 9 × 5 = 45 और नीचे में होगा 56। तो 5/56 उनके व्युत्क्रमों का योग आया दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का आंसर।